अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर। जी, 1 मिनट और बेटा इंतजार कर लेते हैं, 5 मिनट पूरे हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, 5 मिनट हो गए। जी बेटा, जो हमने आर्टिकल पढ़ना है वो मैंने आपको रात को शेयर किया था। उसका पहली स्लाइड ये है बेटा। हम जाहिर है कल भी बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट any location R is defined as is defined by this equation, defined by this equation। मैं हाईलाइट करता हूँ बेटा, ये है वो इक्वेशन। ठीक है, यानी some standard reference point to that look some standard reference point to that location R with a negative sign R E dot dl, यानी line integral है basically static electric field का from some standard reference point to the location where we are interested to find the potential, and by definition with the negative sign। ये बेटा डेफिनेशन है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और यहाँ पे ये जो है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है, और दिस पॉइंट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, नॉर्मली आप प्रॉब्लम करेंगे तो वो प्रॉब्लम में गिवन होता है, या हम सिचुएशन को देख के इन्फिनिटी को स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे सेट करें। आप किसी फाइनाइट पॉइंट को भी ले सकते हैं एज योर स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, फर्क क्या पड़ेगा बेटा अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट लें एज योर स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट या फाइनाइट पॉइंट लें एज योर स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट? तो इससे फर्क क्या पड़ेगा बेटा? फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को मानते हैं तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। और अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कोई फाइनाइट पॉइंट लेते हैं तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस फाइनाइट पॉइंट एंड दिस फाइनाइट पॉइंट। बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, तो क्या है कि इस डेफिनेशन को यूज करते हुए बेटा हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू दिस। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस सम स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट ए ई डॉट डी एल। अच्छा बेटा, यहाँ पे ई डॉट डी एल के बारे में बताता चलूँ कि आप इस रेफरेंस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक आएंगे तो जो आप पाथ फॉलो करेंगे, E is the electric field at every point along that path, and DL अगर उस पाथ को स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें तो DL is one of those length element। क्लियर है बेटा? जी सर। Okay, similarly using this definition we can say that potential at any point B will be equal to minus point to that point B E dot DL। ये बेटा दो पोटेंशियल ये हो गया, पॉइंट बी पे पोटेंशियल ये हो गया। अगर बेटा हम कहते हैं कि पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट ए इज एट लोअर पोटेंशियल, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। वो हम फाइंड करते हैं, दैट विल बी 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 माइनस वी ए। यहाँ पे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वी बी की वैल्यू ये है जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, माइनस वी ए की वैल्यू ये है जो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। ये चीज आपके पास आ जाएगी। क्लियर है बेटा? जी सर। अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो बेटा ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो मैंने पॉजिटिव लिखी हुई है लेकिन ये भी पॉजिटिव लिखी हुई है। मैंने किया ये है कि ये डेफिनेटली ये टर्म नेगेटिव है, लेकिन मैंने वो नेगेटिव साइन लिमिट्स में ऑब्जर्व कर दिया, यानी ए टू स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे लिमिट कर दी। बात क्लियर है? जी सर। ओके, तो बेटा ऐसे दो इंटीग्रल का सम आपको पता मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं आप सिंगल इंटीग्रल की फॉर्म में, a टू b e डॉट डी एल विद अ नेगेटिव साइन। बात क्लियर है? ये जो
एक्सप्रेशन है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन है बेटा। यस बात सर। क्लियर, ठीक हो गया बेटा? ओके, अच्छा ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ग्रेडियंट थ्योरम हमें ये बताता है, ये हमने ग्रेडियंट थ्योरम की मदद से लिखा है कि अगर हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हैं, फिर डॉट लेते हैं डीएल के साथ, और फ्रॉम ए टू बी हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बेसिकली हमें डिफरेंस ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो क्योंकि हमने स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया हुआ है, तो दिस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ये आपके पास टर्म है बेटा। अगर ये दोनों जो मैंने ग्रीन हाईलाइट की हुई है इक्वेशन, ठीक है, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस? जी सर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है। बात क्लियर है? अब बेटा दोनों साइड्स को मैं नेगेटिव -1 से यानी मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये साइड प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। जी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, ये इक्वेशन कोई से भी दो पॉइंट स्पेस में हो उनके लिए होल्ड करती है, वैलिड है, यानी चॉइस ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी इज आर्बिट्रेरी, सो इंटीग्रैंड मस्ट बी इक्वल। इंटीग्रैंड क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे माइनस डेल बी, तो बिकॉज इंटीग्रैंड्स आर इक्वल, तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी? बात क्लियर है? जी सर। And this यस is सर। very very important equation in electrostatics। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बेटा आप देखें कि आपका जो पोटेंशियल है वो भी आर लोकेशन पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर लोकेशन पे है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर किसी लोकेशन पे हमें पोटेंशियल पता चल जाए, तो जस्ट टेक द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दैट electric potential and you will get the electric field at that particular location R। बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ हमें R लोकेशन जी पे सर। पोटेंशियल पता था, हमने नेगेटिव ग्रेडियंट लिया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली R लोकेशन पे। बात समझ आ रही है बेटा? किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोकेशन पे अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं उस लोकेशन पे, जस्ट बाय टेकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। बात क्लियर है बेटा? जी सर। हाँ, यहाँ इस चीज को हम और भी एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल से, ताकि आपको बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। ओके, तो बेटा हमने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसे बाकी दो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेटा क्या है कि मैं दोनों साइड का कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों साइड का कर लेके आपको दिखाने की कोशिश की है। और राइट साइड जीरो होगी बिकॉज बेटा हम चैप्टर 1 में देख के आ चुके हैं कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सेटिस्फाई कि कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है? जी सर। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड को डॉट डॉट लूं, दोनों साइड का dl वेक्टर के साथ, और इंटीग्रेट कर दूं ओवर क्लोज पाथ C। देखिए मैंने डॉट लिया लेफ्ट साइड का और इंटीग्रेट कर दिया ओवर क्लोज पाथ, राइट साइड के साथ भी मैंने ऐसे ही किया कि डॉट लिया मैंने डीएल के साथ और इंटीग्रेट कर दिया ओवर क्लोज पाथ, तो बेटा फिर जीरो आ जाएगी आंसर। क्योंकि ये क्या चीज है? ये बेटा ग्रेडियंट थ्योरम है फॉर क्लोज पाथ। आपको याद होगा कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि फॉर क्लोज पाथ द ग्रेडियंट थ्योरम विल बी जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो अगर, तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर है बेटा? तो सेकंड जी सर। इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है जो हमने कल पढ़ी थी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इक्वेशन इज परफेक्टली फाइन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दो बाकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर है बेटा? आगे चले। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट। अब बेटा ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कि आप पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। ये बेटा एग्जांपल 2.6 है। ग्रिफिथ कहता है कि फाइंड या डिटरमिन
determine the potential inside and outside a spherical shell of radius capital R which carries a uniform surface charge Q. Set the reference point at infinity. अच्छा, उसने बता भी दिया है कि रेफरेंस पॉइंट आप इन्फिनिटी पे लें. ओके, अब क्या है कि प्रॉब्लम बेटा बिल्कुल सिंपल है. प्रॉब्लम को समझ लें कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल. ठीक है, इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल बताना है. तो बेटा ये मैंने शेल बनाया जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये वो स्फेरिकल शेल है. और मैंने ऑरेंज कलर इसलिए शो किया है कि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, वॉल्यूम में नहीं. बात समझ आ रही है? जी सर. बेटा ये प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इस केस के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी इनसाइड एंड आउटसाइड यूजिंग गॉसेस लॉ. तो बेटा ऐसे प्रॉब्लम पोटेंशियल इस तरह फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी यूजिंग गॉसेस लॉ. तो क्योंकि बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं यहाँ पे. अगर आपको एतराज ना हो तो ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं. याद है कि हमने कहा था कि इनसाइड पॉइंट अगर है और एट द सरफेस, यानी व्हेन आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. क्लियर है बेटा? ये पीछे हम करके आ चुके हैं. यस. और आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज 1/4πε0 q by r square into r यूनिट वेक्टर व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल. आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये कैलकुलेट करके आए हुए हैं इस केस के लिए. अब हमने पोटेंशियल इनसाइड और आउटसाइड फाइंड करना. बात क्लियर है बेटा? जी सर. तो पहले हम आउटसाइड बात करते हैं. तो आउटसाइड का मतलब है कि पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे है, बाहर, इस स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल से बाहर है पॉइंट. यानी इसका डिस्टेंस सेंटर से, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने उसी तरह चूज किया है कि सेंटर पे, चार्ज स्फेरिकल शेल के सेंटर पे हमने ओरिजिन रखा हुआ. तो बेटा स्मॉल r इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल. बात क्लियर है? और यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. जी सर. बात क्लियर? तो बेटा हम पोटेंशियल, हमने r लोकेशन पे पोटेंशियल फाइंड करना है. तो बेटा हमें पता है डेफिनेशन पोटेंशियल की कि पोटेंशियल एट r लोकेशन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू दैट लोकेशन r, क्योंकि इंफिनिटी उसने कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट आप इंफिनिटी पे सेट करें. इंफिनिटी टू r e डॉट dl, वो जो मैं कह रहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इस पाथ के ऊपर इंफिनिटी से आर की तरफ आते हैं, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी. बात समझ आ रही है? और जो dl है, अगर इस पाथ को इंफिनिटी से यहाँ तक जो हम आ रहे हैं, इस पाथ को अगर स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें तो dl इज वन ऑफ दोज लेंथ एलिमेंट. बात क्लियर है बेटा? अब जी आपको सर. पता है कि जब हम इंफिनिटी से आर लोकेशन तक आते हैं तो बेटा हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से वास्ता पड़ता है. बात समझ आ रही है? जो कि जी सर. हमारे पास आउटसाइड, हमें पता, हम पहले फाइंड कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ये है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है. और डीएल क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो हमें जाहिर है सारी कैलकुलेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करनी पड़ेगी. तो डीएल आपके पास है डी आर इंटू आर यूनिट वेक्टर आर डी थीटा इंटू थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई यूनिट वेक्टर. इस वेक्टर ई का इस डीएल वेक्टर के साथ डॉट ले लें. आपको पता है सर्वाइविंग टर्म सिर्फ ये होगी. बात क्लियर है बेटा? बहुत आसान प्रॉब्लम है इसके. अच्छा, जी सर. इस तरीके से पोटेंशियल फाइंड करना बहुत इजी है बेटा. ये ई डॉट डी एल की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है. क्यू बाय 4πε0 कांस्टेंट है, बाहर ले आए, अंदर डी आर बाय आर स्क्वायर रह जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू आर स्मॉल आर. ठीक है, तो बेटा क्यू बाय 4πε0, यहाँ एक नेगेटिव साइन भी है, क्यू बाय 4πε0 और डी आर बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है -1 बाय आर. बेटा माइनस विद दिस एंड माइनस हियर विल बिकम प्लस. बात समझ आ रही है? सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस क्यू बाय 4πε0 1 बाय स्मॉल आर एंड लिमिट इज इंफिनिटी टू स्मॉल आर. बात क्लियर है बेटा? जी सर. अच्छा बेटा, अपर लिमिट देंगे तो 1 बाय स्मॉल आर आपके पास आ गया. लोअर माइनस लोअर लिमिट देंगे तो 1 बाय इंफिनिटी, एंड यू नो दैट 1 बाय इंफिनिटी इज जीरो. तो आपका जो पोटेंशियल आ गया वो बेटा ये आ जाएगा.
आउटसाइड पॉइंट के लिए आपका पोटेंशियल ये आ गया। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके और ये पोटेंशियल हमें पता है कि जो स्फेरिकल शेल है, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम पीछे देख के आ चुके हैं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए ये बिहेव करता है लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन। तो बेटा ये पोटेंशियल बिल्कुल ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है लाइक अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट ओरिजिन आउटसाइड दूर पॉइंट्स के लिए। और बेटा आपको आपने शायद पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ओरिजिन पे रखा है तो r डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल क्या होगा, यही एक्सप्रेशन नहीं थी? बात क्लियर है? हेलो हेलो, बात जी क्लियर है सर। बेटा? जी हाँ सर। जी सर। ओके ओके तो आप इसलिए मैंने लिखा है कि दिस एक्सप्रेशन इज आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज दैट इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया बेटा? आप देखें कि पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट के लिए लाइक 1 डिस्टेंस डिक्रीज करता है। बात क्लियर है बेटा? हेलो जी सर। अच्छा आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? जी सर। जी सर। अच्छा अब हम पीछे बात कर रहे थे एक बेटा कि हमें किसी लोकेशन पे पोटेंशियल पता हो तो हम उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट। तो मैं ये यहाँ पे प्रूव करना चाहता था और आप तक को ताकि समझ आ जाए बात की, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ बाय टेकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दिस एट दिस लोकेशन आर। तो बेटा आपको पता है मुझे क्योंकि कैलकुलेशन सारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करनी पड़ेगी, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का इस तरीके से हम लेते हैं पार्शियल v बाय पार्शियल r इनटू r यूनिट वेक्टर प्लस 1 बाय r पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा इनटू थीटा यूनिट वेक्टर प्लस 1 बाय r sin थीटा पार्शियल v बाय पार्शियल फाई इनटू फाई यूनिट वेक्टर। याद है ना आपको 1 बाय h1 पार्शियल t बाय पार्शियल u1 इनटू u1 यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट ऑफ v की। तो अब क्या है बेटा, आप यहां से देखें तो हमारा जो पोटेंशियल है राइट साइड से बात बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो है स्मॉल r। ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना फाई पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रही है? जी सर। तो जाहिर है ऐसे फंक्शन को अगर हम पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे या पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जीरो आंसर मिलेगा क्योंकि वो इन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बात क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है जीरो यस सर। इनको करने की रीजन लिख दी है कि सिंस वी डिपेंड ओनली ऑन आर नॉट ऑन आइदर थीटा और फाई, तो ये दो टर्म जीरो हो जाएंगी हमारी इस पर्टिकुलर केस के लिए। और बेटा आपको पता है कि क्योंकि पोटेंशियल v जो है हमने अभी अभी बात की है कि सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं r पे। तो बेटा आपको याद है कि हमने कहा कि अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस एक टर्म को लिख रहा हूं माइनस डी वी बाई डी आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। क्लियर है? कोई एतराज यस तो नहीं सर। है? ठीक हो गया? क्लियर। अब ये पोटेंशियल की मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करूं तो आपको पता है q बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मैं बाहर ले आया और आपने डिफरेंशिएट करना है 1 बाय r को विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, इनटू दिस r यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ साथ में लिख दिया। आपको पता बेटा इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस 1 बाय r स्क्वायर, ऐसे ही है। तो माइनस दैट माइनस साइन विद दिस माइनस साइन प्लस एंड यू विल गेट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज आपको मिल जाएगी। बात क्लियर है बेटा? यस सर। यानी इस लोकेशन पे पोटेंशियल ये है और इसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। बेटा आपको पहले ही पता है कि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये हम करके आए हुए हैं ये सेम। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो उस इक्वेशन की भी समझ आ गई जो मैं कह रहा था कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जिस लोकेशन पे पोटेंशियल गिवन हो उसी लोकेशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल। क्लियर हो गया बेटा? सर यस सर।
जी जी जी। सर यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट की जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसकी समझ नहीं आ रही। नेगेटिव साइन, दिस इज बाय डेफिनेशन बेटा, पीछे हम करके आ चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप यूं भी सोच सकती है कि मसलन आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ वी क्या है। ग्रेडियंट ऑफ वी बेसिकली आपको मैक्सिमम इंक्रीज इन पोटेंशियल बताता है। बात समझ आ रही है? यस सर। ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है ना ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ जी वी सर। बेसिकली मैक्सिमम इंक्रीज इन पोटेंशियल बताता है, और माइनस साइन ये बताता है बेटा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रिक फील्ड मसलन इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एक मिनट, ये तो बेटा बहुत आसान बात है जो आपने पूछी है। मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, हाँ, और माइनस डेल वी जो वेक्टर है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस सर। ठीक है, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन Yes, में sir. होगा? पोटेंशियल अगर आप इस तरफ आए तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, इस तरफ जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये आपको Yes, बता sir. रहा है कि आगे 1/r समझ। डिक्रीज। बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ठीक हो गया। ये बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट पिछले लिंक होते हैं, वो मैं पढ़ा के आया हूँ। जो भी आप वही कॉन्सेप्ट यूज करें तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब बेटा आगे चलते हैं हम इनसाइड पॉइंट पे। ओके, हम इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल की आप बात करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट, ये वही स्फेरिकल शेल है, और अब पॉइंट पी इनसाइड है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से या सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल से स्मॉल आर है, एंड यू कैन सी दैट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। हाँ, लेस देन इन इक्वल टू, दोनों केसेस के लिए यही होगा। ओके, तो आप क्या इंफिनिटी से आप इस पॉइंट तक आएंगे, आर तक। ठीक है, तो फिर आपको यही डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, लेकिन बेटा मुझे इस इंटेग्रल को, सिंगल इंटेग्रल को दो इंटेग्रल में ब्रेक करना होगा। मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैथमेटिकली अगर मैं यूं लिख लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? मैथमेटिकल तो ठीक है ना? एक सिंगल इंटेग्रल को मैंने इस तरह दो इंटेग्रल में ब्रेक कर लिया, इंफिनिटी टू कैपिटल आर एंड कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इंफिनिटी टू स्मॉल आर को मैंने यूं ब्रेक कर लिया, तो मैथमेटिकली तो ठीक है। जी सर। अच्छा, अब लॉजिकली या फिजिकली मैंने ऐसा क्यों किया है? बेटा आपको पता है कि यहाँ पे दो डिफरेंट रीजन हैं फील्ड के, अगर आप इंफिनिटी टू स्मॉल आर आते हैं। क्योंकि इंफिनिटी टू कैपिटल आर आपके पास फील्ड कुछ और है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैपिटल आर टू स्मॉल आर आपको किसी और फील्ड से वास्ता पड़ता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर आपको कौन सी फील्ड से वास्ता पड़ता है? इनसाइड। कैपिटल आर टू स्मॉल आर जी किस सर। फील्ड से वास्ता पड़ता है? इनसाइड, इस फील्ड से। ठीक है, तो इनसाइड तो ये फील्ड तो जीरो है इस रीजन में, तो बेटा ये इस इंटीग्रल का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। बात समझ आती है? जी सर। ठीक हो गया। और इधर ई डॉट डी एल आप फिर कैलकुलेट करेंगे, ये आउटसाइड फील्ड है, आउटसाइड फील्ड ये है, जी डी सर। एल ये है, डॉट ले लें तो फिर आंसर तो यही आएगा, क्यू बाई 4 डी आर बाई आर स्क्वायर। तो मैंने वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यू बाई 4 कांस्टेंट बाय ले आया डी आर बाई आर स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ये लिमिट मैंने रखी। ठीक है, तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन आएगी -1/r स्क्वायर, वो माइनस, और सॉरी -1/r, वो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1/r पे आप लिमिट दे रहे हैं इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। बात समझ आ रही है? जी सर। तो अपर लिमिट देंगे तो 1/कैपिटल आर आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट देंगे तो 1/इंफिनिटी जीरो आ जाएगा। तो आपके पास बेटा आउट इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये आपके सामने, आपके पास जो इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है
वो एक मिनट बेटा ये आ जाएगा। बात क्लियर है? इनसाइड पॉइंट पे भी और सरफेस पे भी, ठीक है जी बेटा? सर। और यहाँ पे एक चीज नोट करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, स्मॉल q इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज कांस्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा? यस सर। ठीक है। अगर बेटा इनसाइड कोई भी दो पॉइंट्स लें, इस स्फेरिकल शेल के इनसाइड कोई भी दो पॉइंट्स लें, यानी वॉल्यूम में, इनसाइड का मतलब है वॉल्यूम में, एक पॉइंट ए हो और एक पॉइंट बी हो, तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा सर। 0 होगा ना, क्योंकि हर पॉइंट पे वॉल्यूम में, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट जो है, सिंपल इज दैट, ठीक है ना? अगर वही दो पॉइंट मैं सरफेस पे लूं, कोई से दो पॉइंट मैं सरफेस पे लूं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उधर भी 0 होगा सर। वो भी 0 होगा, क्योंकि सरफेस पे भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं कि सरफेस एंड एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर इक्विपोटेंशियल। वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल है और सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है। बात क्लियर है ना? जी सर। ओके। तो बेटा अब हम पोटेंशियल हमें इस लोकेशन पे आर पे पता चल गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, माइनस डेल वी। बेटा सेम मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है कि सेम वही एक्सप्रेशन है, सेम वही लॉजिक है कि बाकी दो टर्म 0 हो जाएंगी, ये टर्म सर्वाइव करेगी। और आप देखते हैं कि पोटेंशियल क्योंकि कांस्टेंट है, जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई इनसाइड एंड एट द सरफेस। बात क्लियर है? आनी भी चाहिए थी बेटा, आनी भी चाहिए यस थी। सर। आपको पहले ही पता है कि उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और मेरा ख्याल है अब तो आपको बेटा उस इक्वेशन के मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि E एट आर लोकेशन इज इक्वल टू माइनस डेल V एट आर लोकेशन। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, ठीक हो गया। अब मैं पोटेंशियल वर्सेस रेडियल डिस्टेंस बेटा प्लॉट कर रहा हूँ, जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी करते आए। तो बेटा अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस रेडियल डिस्टेंस प्लॉट करता हूँ, पोटेंशियल को मैं लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस लेता हूँ, रेडियल डिस्टेंस को मैं लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेता हूँ, तो आपको पता है कि इस रीजन में r लेस देन कैपिटल R और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको कांस्टेंट पोटेंशियल बता रही है। ठीक है, आप आर की वैल्यू इधर जाएं तो चेंज हो रही है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर है? और जस्ट जी आफ्टर सर। क्रॉसिंग द पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सरफेस को क्रॉस करने में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है। सॉरी, ये तो सरफेस में मैक्सिमम ही है, इसकी वैल्यू थ्रू आउट मैक्सिमम रहती है इनसाइड ये वो। और उसके बाद ये जो ही आप सरफेस को क्रॉस करते हैं, जो डिक्रीज करना शुरू कर देती है लाइक 1/r। बात समझ आ रही है कि पीछे आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने देखा हुआ है ना, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस, तो इट वेरीज एज 1/r। बात क्लियर है बेटा? ये इसका प्लॉट हो गया पोटेंशियल यस वर्सेस सर। रेडियल। आगे चले? जी सर। जी बेटा, नेक्स्ट है एक छोटा सा आर्टिकल है, ग्रिफिथ कहता है कमेंट्स ऑन पोटेंशियल। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेम। बेटा ज्यादातर स्टूडेंट इस नाम से कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि पोटेंशियल मीन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज this name potential and potential energy. These are two entirely different things. ठीक है, अगर आपका आप कोई भी बुक पढ़ते हैं और राइटर कहता है पोटेंशियल तो इट मींस पोटेंशियल। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी कहना चाहेगा तो वो लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल फॉर मी, मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मसलन आप ये कोई इतनी मुश्किल बात मैं नहीं कर रहा जो आपको समझ ना आती हो। आप बेटा पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं ये डेफिनेशन के पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बात क्लियर है? यस सर।
तो इस डेफिनेशन से पता चल जाता है कि बिकॉज पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अगर तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, ऐसे यूं होता, ऐसा है नहीं, ये ना हो कि गलत आइडिया बना ले, ऐसा है नहीं। अगर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी तो फिर दोनों एक ही चीजें होती। यहाँ पे है पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सो पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज entirely a different thing। बात क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस नाम से कंफ्यूज ना होइएगा। दूसरा पॉइंट है एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल फॉर्मुलेशन। अच्छा बेटा, हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमें किसी लोकेशन पे अगर पोटेंशियल पता हो तो हम उस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं या बता सकते हैं उसी लोकेशन पे जस्ट बाय टेकिंग द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया हुआ अभी। अब बेटा यहाँ पे एक सवाल ज़हन में आता है कि ये क्या बात हुई कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी विथ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। अगर आप कार्टेशियन की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई जी, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, एक जी कंपोनेंट होगा। अगर आप स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट होगा, एक थीटा कंपोनेंट होगा, एक फाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। अगर आप सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कंपोनेंट होगा, एक फाई कंपोनेंट होगा, एक जी कंपोनेंट होगा। बात क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद 3 कंपोनेंट्स and potential is a scalar quantity, scalar means single one component। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, ग्रिफिथ ने कहा तो मैंने बात कर दी। कंपोनेंट उस सूरत में कहते हैं अगर ये वेक्टर है तो सिंगल, स्केलर क्वांटिटी, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, सो वन ओनली सिंगल। बात क्लियर है बेटा? जी सर। तो अब सवाल ये जहन में आता है कि ये क्या बात हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तीन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है और पोटेंशियल स्केलर है, वन कंपोनेंट। तो हाउ अ सिंगल फंक्शन कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट 3 इंडिपेंडेंट फंक्शंस कैरी, ठीक है ना? कि वो कहता है कि ये जो एक्स वाई जी कंपोनेंट, लेट से मैं कार्टेशियन की मिसाल दे लेता हूँ कि एक्स वाई जी जो कंपोनेंट्स हैं ये तीनों इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं, तो एक फंक्शन से आप इन तीनों की इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं? बात क्लियर है? तो बेटा आंसर ये है कि द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट एक्चुअली द 3 इंडिपेंडेंट फंक्शंस, दे आर एक्चुअली इंटररिलेटेड, they depend on each other, they are dependent not independent। so it is possible that if these 3 functions are dependent on each other, then we can get information about these 3 components from a single function। बात क्लियर है? अब सवाल ये Yes, पैदा sir. होता है कि हमने कहा है कि ये इंटर रिलेटेड है, तो हाउ दे आर इंटर रिलेटेड? ओके, लेट्स सी हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। बेटा आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपके पास और आप देख रहे हैं कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर लेता हूं कि इजी है, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी कि मसलन कोई वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है वो भी स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ये इसका वाई कंपोनेंट है वो भी स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ये जी कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है? तो बेटा Yes, sir. इसका मैं कर्ल ले सकता हूँ ऐसे डेल क्रॉस ई, और आप कर्ल कैसे लेते आपने पीछे सीखा हुआ है चैप्टर 1 में इस तरीके से। बात क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, आपको ये भी पता है कि कर्ल ऑफ स्टैटिक, क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, तो आपको ये पता है कि कर्ल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बात क्लियर है बेटा? यस सर। तो आप आसानी से इसके लिए लिख सकते हैं ये चीज आपको पता है, हम पीछे करके भी आए हुए हैं, वेयर ये जो स्मॉल ब्रैकेट में ये सारी टर्म है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ई वेक्टर। ये जो स्मॉल ब्रैकेट में सारी टर्म है, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ई वेक्टर। एंड ये जो ब्रैकेट में स्मॉल टर्म है, सारी टर्म है, दिस इज द जी कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ई वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है बेटा? डेल क्रॉस ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस सर। इसलिए ये उसका एक्स कंपोनेंट हो गया डेल क्रॉस ई का, ये वाई कंपोनेंट हो गया और ये जी कंपोनेंट हो गया डेल क्रॉस ई का, इक्वल टू 0, यानी दिस इज अ नल वेक्टर। तो बेटा एक वेक्टर कब नल वेक्टर होता है? आपने ऐसा पीछे छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट इज इक्वल टू 0।
बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इसका जो x कंपोनेंट है ये भी इक्वल टू 0 है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है इक्वल टू 0। इसका जो y कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू 0 है, इसका जो z कंपोनेंट है वो भी इक्वल टू 0 है, तभी ये नल वेक्टर हो सकता है। अच्छा बेटा यहाँ पे मैंने z यूनिट वेक्टर में भूल गया हूँ, डाल लीजिएगा। अच्छा क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर, क्लियर। ओके तो इसलिए अब अगर ये इक्वेशन 0 है तो बेटा इससे हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल ई जी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल ई वाई बाय पार्शियल जी, ये चीज जी सर। ठीक है ना? तो हमारे पास तीन रिलेशन आ गई एंड यू कैन सी दैट दिस इज हाउ दीज कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन बेटा मेरा ख्याल है मीटिंग एंड होने का टाइम हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज शेयर करने से पहले आपको नया लिंक ना भेज दूं। जी सर। सो बेटा स्टे विद मी, मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। हाँ बेटा हम इस पेज पे थे, किधर गया? वो हमने कर लिया था, ये लास्ट पेज हमारे पास आ गया। ओके क्या है बेटा, ये लास्ट पेज आपके सामने है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे बेटा। हेलो जी सर, देख। आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। ओके ओके थर्ड पॉइंट है बेटा स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट। द रेफरेंस पॉइंट इज, बेटा रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पे बड़ी अहमियत है। अभी अभी हमने बात की कि आप स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कोई फाइनाइट पॉइंट भी ले सकते हैं, आप कोई इनफाइनाइट पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो चॉइस है स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट की कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इससे हम ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि जो पोटेंशियल है वो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट की चूज करने पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट का अमल दखल है। लेकिन बेटा इतना ज्यादा नहीं है कि मसलन अगर ये मैं बताता चलूं कि अगर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट कोई और पॉइंट लेते हैं, कोई कोई भी आप पॉइंट लेते हैं और, ठीक है, तो क्या होगा कि पोटेंशियल में सिर्फ एक कांस्टेंट पोटेंशियल ऐड होगा, ठीक है? अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस डिफरेंट चूज करने से डिफरेंट कांस्टेंट आ